नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम तो सावरकर की विचारधारा के लोग हैं, हम तो सावरकर को मानते हैं, सावरकर हमारे आदर्श हैं। जी हां, वही सावरकर जिन्हें माफी वीर कहा जाता है, वही सावरकर जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत पास किया, वही सावरकर जो कहते थे कि जब हम अपने साथियों के साथ होते हैं मजबूती से, तब हम एक मुस्लिम युवक को पीट देते हैं, और जब अकेले होते हैं तो डर के भाग जाते हैं। जी हां, वही सावरकर। तो वह सावरकर की विचारधारा आज देश में देखने को मिल रही है, जब भाजपा कह रही है कि हम तो सावरकर को मानते हैं। जी हां, आज चाहे दुनिया की बात हो या देश की बात हो, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा चल रही थी वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अमेरिका के किडनैप कर लेने के मामले में, उन्हें उठा ले जाने के मामले में, उन पर मुकदमा चलाने के मामले में, तब दुनिया के तमाम देश डट कर बोल रहे थे और अमेरिका को लानत दे रहे थे। यहां तक कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के सामने हो या वहां का न्यूयॉर्क हो या लॉस एंजल्स हो या सैन फ्रांसिस्को हो, मतलब जिस भी जगह की बात करेंगे, कैलिफोर्निया या सब जगह, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप का डट कर विरोध हो रहा था। और यह विरोध सिर्फ वही नहीं हो रहा था, यह विरोध दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिल रहा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो या जर्मनी में हो या तमाम सारे दुनिया के देश, वहां पर विरोध हो रहा था और कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपराध किया है, ऐसा अपराध जो अंतरराष्ट्रीय अपराध, जो सारे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिव ने, जो महासचिव है, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन किया है और उन्होंने अतिक्रमण किया है। जब वो सभी कोई यह कह रहे थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि डर समाया हुआ था। जी हां, नरेंद्र मोदी इतना डरे हुए कि जो सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ, प्रेस स्टेटमेंट, उसमें यह तक नहीं कह पाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह गलत किया, यह तक नहीं, अमेरिका का नाम भी नहीं ले पाए। और जब अमेरिका का नाम न ले पा रहे हो, वेनेजुला का नाम नहीं ले पा रहे हो और नाम न ले पा रहे हो किसी का, तो आप समझा जा सकता है कि वो किस बात पे, कितनी डरा हुआ व्यक्ति है जो कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। वो इतना डरा हुआ हो तो आपको सावरकर नजर आ जाते हैं। जी हां, सावरकर का यही तो डर था कि मजबूत के आगे झुक जाना और कमजोर को पीट लेना, उसकी लिंचिंग कर देना। यही आज भी हो रहा है। मैं इसी पे आगे जब देखता हूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रात में ही प्रेस नोट जारी कर दिया और उसने कहा, हम रसिया से एक भी तेल नहीं खरीद रहे हैं, हमारी जामनगर रिफाइनरी में रसिया का कोई तेल नहीं आ रहा है और हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आप समझिए, यानी रिलायंस ने पल्ला झाड़ लिया, साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डर करके उन्हें खुश करने के लिए बंद कर दिया रसिया से तेल खरीदना। जी हां, तो वह बात साबित कर दी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। चलिए, हमें लगा कि यहीं तक बात होती, नहीं, यहीं तक नहीं है। उधर चाइना ने पेंगोंग झील के पास में अतिक्रमण कर लिया है और पक्का निर्माण कर रहे हैं, और जिस समय वो पक्का निर्माण कर रहे हैं, स्थायी निर्माण कर रहे हैं, उस समय भी हमारी सरकार
बोल नहीं पा रही है और चीन को नहीं कह पा रही कि नहीं ये चीन ने गलत किया है। और जब इस तरह की स्थिति हो तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या है। ये नई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी से पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख के उस सेंसिटिव जोन पे जो पेंगोंग त्योत्सो झील है उसके आसपास स्थायी निर्माण कर रहा है। यही बात तो सोनम वांगचुक ने बताई थी कि चीन घुसता आ रहा है, घुसता आ रहा है, कब्जा करता जा रहा है। तो साहब सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया जाता है। वो कहते हैं इसकी रक्षा करने के लिए शेड्यूल 6 को लागू कीजिए, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उन सभी लोगों को जेल में डाला जाता है जो सच बोलते हैं। जिस उमर खालिद ने विरोध किया था और कहा था कि जिन्ना हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, आप सुन लीजिए उसको। देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय में 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स ने यह कहा हो, जिसके आदर्श गांधी रहे हो, शांति अहिंसा रही हो, जिस शख्स ने कहा हो, वो जेल में है। सोनम वांगचुक जेल में। लेकिन जेल से बाहर होंगे वो सजा याफ्ता अपराधी जो रेप करते हैं, गैंगरेप करते हैं, मर्डर करते हैं। जी, चाहे गुरमीत राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम, इस तरह के लोग। कुलदीप सेंगर को बेल दे देता है कोर्ट। वो तो कहिए लोग वक्त पर लड़ गए और वापस लेना पड़ा, नहीं तो शायद वो भी अभी बाहर होता। अंकिता भंडारी के साथ रेप करने वाले, उसकी हत्या करने वाले सरेआम घूम रहे हैं। स्पेशल सर्विस मांगने वाले घूम रहे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या अंकिता भंडारी सनातनी नहीं थी? क्या कुलदीप सेंगर ने जिस लड़की से रेप किया वो सनातनी नहीं है? और क्या जिसके साथ में रेप किया राम रहीम ने, या जिसके साथ रेप किया आसाराम ने, वो सनातनी नहीं थे? सारी बेटियां सनातनी थी। उन सनातनियों की बेटियों से रेप करने वाले सरेआम घूम रहे। उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए क्यों? क्योंकि नफरत है और इसी नफरत से वो सत्ता में रहते हैं। ये दिखाता है कि जो कमजोर है उस पर हमला कर दो, उसकी आबरू लूट लो, उसका सब कुछ लूट लो। और जो मजबूत है उससे कुछ नहीं बोल पाए। हमारे विदेश मंत्री ने ही कहा था, एस जयशंकर ने, कि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे कह सकते हैं। वो हमारे यहां घुस के हमारे 20 सैनिकों को मार जाता है। लेकिन आज 6 साल बाद भी हम उससे कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अब आप सोचिए, टोटल 6.25 साल हो चुके हैं इस घटना के, आज तक हम नहीं कह पाए। चीन के साथ हम व्यापार पर व्यापार बढ़ाए जा रहे हैं और वो हमारे यहां कब्जा करते जा रहा है, व्यापार पर भी, जमीनों पर भी। यही उसकी अतिक्रमण की नीति है। अमेरिका हमारे यहां जिस तरह से हमें अपमानित कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं। पाकिस्तान हमें अपमानित कर रहा है, हम नहीं कुछ कह पा रहे। तो यदि इतनी कायरता हो तो फिर तो हमें बिल्कुल प्रमाणित है कि ये सावरकर की नीतियां हैं। तो इसी में बताता हूं, बांग्लादेश में सिर्फ 18 दिन में आधा दर्जन लोग हिंदू मारे जा चुके हैं। आधा दर्जन हिंदू। आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले इस पर, या कह सकें कि नहीं ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर के एक शब्द बोले, तो नहीं बोल पाएंगे।
क्यों? क्योंकि डरते हैं, अडानी का धंधा है वहां से, अडानी की डील है। इसलिए नरेंद्र मोदी के मुंह से एक आवाज नहीं सुनी होगी, एक ट्वीट नहीं कर पाए। तो आप समझ लीजिए कि उस बांग्लादेश से भी डर लगता है। लेकिन कांग्रेस इसको लेके बोल रही है। कांग्रेस बोली वेनेजुला के मामले को लेकर के और स्पष्ट नाम लेके बोली, और उसने ट्रंप को भी कहा लानत दी और लानत दी। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में कि हम इसका विरोध करते हैं। यह निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह होता है तो विश्वगुरु बनने की बारी थी, नहीं बन सके। अब आपको बांग्लादेश की बात बताएं तो बांग्लादेश में भी कांग्रेस ही बोली। प्रियंका गांधी ने पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदू और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, पूरा एक समर्थन देना चाहिए जिनको फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी बोल सकती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है सभी मसलों पे कि इनको लेके बोलिए, लेकिन बोलेंगे कैसे? क्योंकि आप खुद अल्पसंख्यकों के साथ में जो अन्याय कर रहे हैं, तो आप जब जाते हैं वैश्विक जगत में तो यही कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश ने यही तो कहा। अंकिता भंडारी का हम देख लिए, ये बांग्लादेश का देख लिए, अमेरिका के साथ देख लिया, चीन के साथ देख लिया, पाकिस्तान के साथ देख लिया, जैसे सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था कि सरेंडर। तो अब आप सोचिए, जिन्ना के समर्थक ये हैं, जिन्ना के साथ मिलकर सरकार देश की आजादी के पहले यही चलाते थे, और देश आजादी होने के बाद में जिन्ना की मजार पे जाके मत्था टेकने का काम भाजपा के ही नेताओं ने किया था। लाल कृष्ण आडवाणी ही गए थे और उन्हें एक महानतम नेता बताया था, और यहीं रुक जाता तो बात है। अब नफरत फैलाने के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अंकिता भंडारी के मसले पर जब सवाल किया जाता है, पत्रकार करते हैं, तो भाग लेता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उत्तराखंड में मुस्लिमों को नो एंट्री की मांग की जा रही है, नो एंट्री की, और ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहा है सोच समझकर फैसला लेंगे। अब आप सोचिए, उनकी बातें सुनने के लिए उस पर यह स्टेटमेंट देता है, लेकिन इन पर नहीं कर रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, यह है उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान मुस्लिम बाहुल जिलों में 20% वोट कम कर दिए गए हैं। 20% वोट, 1 दर्जन से अधिक जिले, और 3 करोड़ के करीब वोटर काट दिए गए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। यानी आप संदेश क्या दे रहे हैं? यही कि आप मुस्लिम्स के वोट काटेंगे, आप सिखों के वोट काटेंगे, आप वोट काटेंगे उनके जिनसे आपको लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेंगे। दलितों के वोट कटे हैं। तो अब आप इससे समझिए कि किस तरह से ये सरकार खेल रही है। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से उधर रिलायंस के उस ट्वीट ने भारत के शेयर बाजार में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया है। वो पैसा रिलायंस का नहीं डूबा है, वो पैसा नरेंद्र मोदी का भी नहीं डूबा है, वो पैसा आम इन्वेस्टर का डूबा है, यानी हमारा आपका डूबा है। 376 अंक नीचे गिर गया सेंसेक्स, और जब 376 अंक नीचे गिर गया हो, स्वाभाविक सी बात है हमें इसकी चिंता करनी चाहिए कि आखिर आज कहां जा रहा है। आज जब इस तरह से बंद हो जाता है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है, उसमें जो गिरते हैं शेयर,
वो मीडिया और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयर गिरे। यानी ऑयल और गैस का धंधा अमेरिका का है, और ये जब शेयर गिरेंगे तो पैसा डूबेगा हमारा आपका, और उसका नतीजा ये होगा कि हम आप कंगाल हो। तो जब यह दशा होता है, 2400 से अधिक कंपनियों के शेयर डूबे हैं आज, और जब इतने डूबे हों तो किसका नुकसान हो रहा है? इस देश के नागरिकों का। इस देश के नागरिकों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहने के लिए झूठ है। तो यह जब चल रहा हो तब निश्चित रूप से महात्मा गांधी के और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से इस सरकार को और उसके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नफरत है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, आंदोलन करो। आज जब उमर खालिद यह करता है, या अंकिता भंडारी के साथ ये करने वाले लोगों को जो न्याय दिलाने की जब बात करते हुए लोग आते हैं और ये आंदोलन करते हैं, शिक्षित करते हैं, ज्ञान देते हैं, संगठित करते हैं, तो ये अपराध लगता है। अपराध लगता है जब जहरीले पानी से लोगों को मार दिया जाता है और करने निकलते हैं तो उन सब पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जगह जगह दर्ज हो रहे हैं। यानी अंबेडकर से भी नफरत है, गांधी से भी नफरत है, और अदालतें अपने फैसलों में इन्हीं आंदोलनों को, इसी शिक्षा को, इसी संगठित उसको खत्म करने, कत्ल करने पे संविधान की मूल धारणा, अवधारणा को खत्म किया जाता है। अनुच्छेद 21 को खत्म करने की वकालत होने लगती है। अब आप सोचिए, जब यह हो रहा हो तो हम किस भारत में जी रहे हैं? जी हां, सावरकर के भारत में जी रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा था संसद के भीतर और संसद के बाहर कि यह कायरों की विचारधारा है, और कायरों की विचारधारा इसी तरह करती है, और उन्होंने इनका पूरा सच बता दिया था। और जब राहुल गांधी इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में 19 जनवरी को तलब कर लिया जाता है, यह कहते हुए कि आपने अमित शाह को हत्यारा कहा था। अमित शाह के खिलाफ सोहराबुद्दीन के फर्जी इनकाउंटर के मामले में हत्या की साजिश रचने का ही मामला था, इसलिए उन्होंने यह बात कही थी, कानूनन कही थी। लेकिन आज राहुल गांधी कहेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और मुकदमा दर्ज कराने वाले कौन होते हैं? इन्हीं के भाजपाई। अब जो भाजपाई ये सब मुकदमे दर्ज कराते हैं, पूछिए आपका इसमें कंसर्न क्या है? क्या आपका अपमान है? नहीं। लेकिन नहीं, चम्मचगिरी में वो करेंगे और अदालतें स्वीकार कर लेंगी और तलब कर लेंगी। तो यह सच। ऐसी स्थिति में संविधान का शासन, लोकतंत्र और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता कहां बरकरार रही? एक श्रीमती गांधी थी जो ताकीद करती थी, एक नेहरू थे, एक राजीव गांधी थे। आज झुका हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, और विदेशी राष्ट्रपति के कहे पर, आदेश पर तुरंत प्रेस रिलीज जारी करने वाली कंपनियां हैं। कहां आपको न्याय मिलेगा? सोचिए। जय